फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। सो आज हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में कॉक्स स्लाइस को स्टडी करने के बाद ये इन्फ्रेंस निकाली थी कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बना है, जिसे उन्होंने सेल का नाम दिया। सेल्स एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है कि लिटिल रूम। सो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर उन्हीं लिटिल रूम्स को अगर हम जिसे सेल्स बोलते हैं अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हम एक लार्जर यूनिट की तरफ बढ़ेंगे जिसे बोलते हैं टिश्यू। सेल्स जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनता है एक टिश्यू, और उन्हीं सिमिलर फंक्शनिंग टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से बनता है एक ऑर्गन, और उन्हीं सिमिलर फंक्शंस वाले ऑर्गन्स को अगर हम कंबाइन करें तो बनता है एक ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस यूनिट से बने हुए हैं? नाउ वी विल लर्न अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। हम सेल्स स्टडी कर सकते हैं अनियन पील से। एक स्मॉल पीस अनियन बल्ब से रिमूव करके फोर्सेप्स यूज करके स्किन पील ऑफ करना है। स्किन एपिडर्मिस होती है जो कि अनियन के इनर साइड को रिमूव करने से मिलती है। इस पील ऑफ स्किन को वॉच ग्लास में डालना है जिसके अंदर वाटर है सो दैट पील ऑफ ड्राई ना हो। अब पील को ग्लास स्लाइड पर प्लेस करना है। पेंट ब्रश की हेल्प से अब सैफ्रोनिन सॉल्यूशन के एक ड्रॉप को उस पील पर ऐड करना है। सैफ्रोनिन एक स्टेन होता है जो सेल्स को स्टेन करने के लिए यूज़ होता है ताकि जो ट्रांसपेरेंट सेल्स हैं वो कलर्ड हो जाएं और उनको हम स्टडी कर सकें। अब कवर स्लिप प्लेस करना है और पील के ऊपर माइक्रोस्कोप से हमें ऑब्जर्व करना है। पील को ऑब्जर्व करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करना है। माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके वी कैन ड्रॉ दी डायग्राम विच यू कैन सी बिलो। ये सभी स्ट्रक्चर्स देखने में सिमिलर हैं और ज्वाइन होके एक बिग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम अनियन बल्ब कहते हैं। पील का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अनियन का साइज क्या है। ये स्मॉल स्ट्रक्चर बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ब्लॉक्स होते हैं जो अनियन बल्ब के अंदर होते हैं एंड दे आर कॉल्ड सेल्स। सिर्फ अनियंस में ही सेल्स नहीं होते बल्कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सेल्स पाए जाते हैं। कई ऐसे सेल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब वो अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं, और बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब वो बहुत सारे सेल्स के साथ मिल करके रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। सो जब हमने देख लिया कि एक सेल को हम किस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि रॉबर्ट हुक के बाद कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स के ऊपर काम किया। सबसे पहले, जैसा कि आपको पहले से पता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले एक कॉक्स स्लाइस को स्टडी किया और उन्होंने सेल्स की डिस्कवरी की। उसके बाद लिवेनहॉक ने 1674 में डिस्कवरी की फ्री लिविंग सेल्स की एक पॉन्ड वाटर में। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस जो है सेल का उसकी डिस्कवरी की। उसके बाद परकंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में एक टर्म कॉइन किया जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। उसके बाद श्लाइडन 1838 और फिर श्वान 1839 ने एक सेल थ्योरी इंट्रोड्यूस की जिसमें उन्होंने बात की कैसे सेल्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीके से काम करते हैं और वहाँ पर वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की तरह फंक्शन करते हैं। उसके बाद 1855 में किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने जो सेल थ्योरी है उसको फिर से एक्सपैंड किया और उन्होंने और भी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे उसकी थ्योरी को और एक्सपैंड किया। बाय डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 complex structure of cell and various organelles was studied. Cell is basic structural and functional unit of life. जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स का और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ वैसे वैसे सेल थ्योरी में भी बहुत सारे एडिशंस हुए। उनमें से एक बहुत बड़ा डिस्कवरी ये था कि कई बार कई सारे सेल्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से नहीं बन सकते बल्कि उन्हें बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स के कॉम्बिनेशन से मिल करके बनना पड़ता है। सो जिसमें भी एक तरह का सेल एक इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर सकता है उसे हम बोलते हैं एक यूनिसेलुलर सेल या ऑर्गेनिज्म। और जहां पर भी अगर बहुत सारे तरह का जो सेल्स हैं वो मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर सेल में या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शंस होते हैं वो एक सेल खुद ही परफॉर्म करने में सक्षम होता है या वो खुद ही चीज़ें कर सकता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें अलग अलग तरह के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इस वजह से उनके कलेक्शन को हम बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमें ये पता है कि हर एक सेल का एक डिफरेंट फंक्शन होता है जो परफॉर्म करता है उस ऑर्गेनिज्म में होते हुए।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सेल से डिवाइड हो करके और मल्टीप्लाई हो करके बनते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर के बनते हैं। सो अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि किस किस तरह के सेल्स ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं स्मूथ मसल सेल, उसके बाद आते हैं ब्लड सेल्स, जिनके शेप में आप डिफरेंस देख सकते हैं क्योंकि इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। उसी तरीके से आप देख रहे हैं नर्व सेल जो एक काफ़ी इलोंगेटेड है, और उसके बाद आप देख रहे हैं एक ओवम सेल, और उसके बाद ये आप देख रहे हैं बोन सेल, और फिर आता है स्पर्म सेल, और फिर आता है फैट सेल। हर एक सेल के डिफरेंट साइजेस और शेप्स होते हैं और उससे कई बार उनके फंक्शंस भी डिफाइन होते हैं। कई ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अपने फिक्स्ड शेप होते हैं और वो शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो शेप चेंज कर सकते हैं उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर नाम है जो आपने भी सुना होगा, उसे बोलते हैं अमीबा। ये एक ऐसा सेल है जो अपना शेप जो है चेंज कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं फिक्स शेप सेल्स की, तो उसका एक एग्जांपल हो सकता है नर्व सेल का, जो कि काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है एक सेल के हिसाब से। हर एक लिविंग सेल में जो भी सेल्स होते हैं उनके फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, इसलिए हम आमतौर पे ये कहते हैं कि सेल्स के अंदर या किसी एक ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स का डिवीजन ऑफ लेबर है वो डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रेड ब्लड सेल को बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि वो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए बने हैं। उसी तरीके से जब आप देखेंगे कि जो स्टमक में सेल्स पाए जाते हैं वो फूड डाइजेस्ट करने के लिए बने हैं। इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म में जो कि मल्टी सेलुलर है वहाँ पर जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। जब हम बात करते हैं एक सिंगल सेल की, उसके अंदर होने वाले डिवीजन ऑफ लेबर की, तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि एक सेल के अंदर कई तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, और उन्हीं को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल्फ को अगर खुद सस्टेन करना है तो उसमें अलग अलग परफॉर्म करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे कि उसमें जो फैट है उसको स्टोर करने के लिए एक अलग कंपोनेंट होता है, वैसे ही जो फैट को बर्न करने के लिए एक अलग ऑर्गेनेली होता है। इसी तरीके से सेल्स को खुद सर्वाइव करने के लिए इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज के डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है और तभी वो एग्जिस्ट कर सकता है। आमतौर पे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो ऑलमोस्ट हर सेल में सेम होते हैं ताकि वो अपने फंक्शंस को उसी तरीके से कर पाएं और एक सर्वाइवल मोड पे रह पाएं। अदरवाइज अगर कोई भी एक सेल ऑर्गेनेली अगर फेल हो जाता है फंक्शन को करने में तो वो सेल अपने आप डेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा।